हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्योंकि हम लोग जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, यानी कि राष्ट्रपति से रिलेटेड हमने प्रैक्टिस 1 कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिस 1 में हम लोग ने 50+ क्वेश्चन कंप्लीट किया है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस 2 होगा, इसमें भी हम लोग 50+ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आज ये राष्ट्रपति से रिलेटेड का ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद कल से हम लोग मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज़, अगर आप प्रैक्टिस सेशन नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति से रिलेटेड शार्ट नोट्स भी बताया है, यानी कि शार्ट नोट्स मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ पे भी शार्ट नोट्स पढ़ के इसके बाद आप लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। ठीक है, तो खास बात ये है कि ये वीडियो जो है ऐसे कंटेंट लेकर आता है जो कि एग्ज़ाम में कहीं ना पूछे हुए हैं और आगे पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, ये इसमें सारे भी जो जितने भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो। ठीक है, अगर अच्छा है तो लाइक भी कर दीजिए और ज़रूरतमंदों के पास इसको शेयर भी करने का प्रयास करिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। आज हम लोग 56 से अटेम्प्ट करेंगे, लगभग 110-11 तक करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि 56 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। कथन दिया गया है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्या ये बात सत्य है? कारण कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अपने कार्यकाल के दौरान यानी कि अपने पद पे रहने के दौरान वो राष्ट्रपति के ऊपर जो है आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। जबकि सिविल न्यायालय और जो ये सिविल न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये अंशतः सही है, इसलिए आपका कथन ये सही है और कारण गलत है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों गलत कर देंगे तो इस तरह का आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा, वैसे ही ये ऑप्शन सी ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने पद पर जब तक रहता है उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है किसी भी संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है इससे रिलेटेड इसका सही ऑप्शन कौन सा सही होगा। चलिए आप बताइए, 39, 40, 42 या फिर 44, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। इसका ऑप्शन आपका डियर डी राइट हो जाएगा, यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक है, इसमें आर्टिकल 74 के तहत बताया गया, 74(1) में ही बताया गया है कि संविधान संशोधन में बताया गया है कि जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा बताया गया, किस आर्टिकल में है? 74(1) में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति कोई भी मामला मंत्रिपरिषद, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 44वां संविधान संशोधन है। 58 देखेंगे हम लोग। 58 देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर या राज्यसभा की अनुशंसा पर? तो ये राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर ही जो है लोकसभा को भंग करता है। कौन? राष्ट्रपति। वो भी आर्टिकल किस में दिया गया है? 85 के 2 में ये बात बताई गई है, 85 के 2 में। ठीक है, और मैं बता दूं आपको, जैसे कैबिनेट स्तर के मंत्री जो है शामिल होते हैं इसमें, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है? इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर होता है। 59 देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है, अभी मैंने बताया आपको।
तो अगर देखिए यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिपरिषद नहीं दिया है तो आपको मंत्रिपरिषद ही टिक करना है। क्या करना है? मंत्रिपरिषद। तो ठीक है, मंत्रिपरिषद ही आपको टिक करना है। मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर या सलाह पर जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करते हैं। 60 क्वेश्चन में देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको IMP कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होता है उसको आहूत करने का अधिकार किसको दिया गया है? आहूत करने का अधिकार जो है इसको दिया गया है राष्ट्रपति को। जबकि लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता की बात करेगा तो वहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष आप समझिए है, ठीक है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, जिसको स्पीकर कहते हैं, ठीक है। और ये आर्टिकल किस में बताया गया है संयुक्त अधिवेशन का? आर्टिकल 108 में बताया गया है संयुक्त अधिवेशन के बारे में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। 61 देखते हैं हम लोग। 61 में अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति। मैंने अभी ये बताया आपके आर्टिकल 108 के द्वारा की जाती है, ठीक है। देखिए एग्जाम में कितने एग्जाम में ये पूछे हुए हैं, यूपी PCS प्री 2015 में, फिर PCS में 2015 में, मतलब एक साल में 2 बार रिपीट हुए हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं सफलता में सही साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो इस सेशन से ज़रूर जुड़े रहिएगा। और जो जो ज़रूरतमंद है, जिनको ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है, उनके पास ज़रूर शेयर करिएगा। जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए शिक्षा बांटने से बढ़ती है, ना कि खुद के पास रखने से। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को बांटना चाहिए, ठीक है। तो मेरा भी उद्देश्य यही है कि आप लोगों को मैं जो जानता हूँ आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, और मुझे भी नॉलेज, मेरी भी नॉलेज में इंक्रीमेंट होता रहे, ठीक है। तो इसी उद्देश्य से मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि मेरा भी नॉलेज बढ़ता रहे और आपका भी नॉलेज बढ़ता रहे मेरे माध्यम से। तो बस इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग एक साथ जुड़ सके। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो इस समय मैं लाइव भी आके पढ़ा सकता हूँ आपको। तो 62 में देखते हैं, भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। सिंपल सी बात, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो 63 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। अब यहाँ पे निगेटिव में क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग निगेटिव में रहता है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव में आंसर दे देते हैं तो और हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो कौन सा राष्ट्रपति से संबंधित जो है एक सही नहीं है, ये पूछा है। वह संसद का एक संगठक भाग है, ये क्या सही है? ये बिल्कुल है, वो संसद का भाग है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है, आपको याद रखना है, ठीक है। जिसमें जो कि आर्टिकल 79 में बताया गया है संसद ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। क्या ये बात सही है? अभी मैं इसको बाद में बताऊंगा। प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। जी हाँ, वो प्रत्येक वर्ष दोनों बैठकों की जो है संयुक्त जो है बैठक को संबोधित भी करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है? ये बिल्कुल है, अध्यादेश लागू कर सकता है वो किस आर्टिकल में बताया गया है अध्यादेश के बारे में? 123 के आर्टिकल में वो अध्यादेश भी जारी कर सकता है। और संयुक्त बैठक संबोधित करता है तो संयुक्त बैठक 108 में मैंने अभी पीछे बताया था, ठीक है। तो ये सारे कितने आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। ये जो है गलत बात बताई गई है, और बाकी ये तीनों सही हैं। 65 देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो बताओ, जब हम लोग जब संसद में कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, किस अधिनियम के किसके बाद जो है वो अधिनियम बन जाता है? जब वो संसद के दोनों सदनों में द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित कर देता है। सॉरी, जब कोई भी विधेयक जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किस क्रिया के द्वारा वो कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था, जब कोई भी अधिनियम है, जब कोई भी विधेयक है, जब तक उस पर राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक वो अधिनियम नहीं बन पाएगा।
तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो ये अधिनियम ये 111 आर्टिकल में बताया गया है, याद रखिए आप। तो राष्ट्रपति अपने उपबंध 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध बताया गया है आर्टिकल 111 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया वो है, बताइए। अभी तक मात्र राष्ट्रपति ने केवल एक ही राज्य पे जो है वीटो शक्ति जो है प्रयोग किया है, और किसी पे अभी तक वीटो का जो है इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा मामला था जिसमें जो है वीटो राष्ट्रपति ने यूज किया था। हिंदू कोड बिल में, क्या पेप्स विनियोग विधेयक में, फिर भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में, या फिर दहेज प्रतिषेध में। तो देखिए ये जो है इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मात्र जो है भारतीय डाकघर विधेयक पर जी जो है राष्ट्रपति ने विधेयक पेश किया था, विधेयक प्रयोग किया था। और कौन थे राष्ट्रपति, इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। वैसे तो मुझे पता है, ठीक है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भारतीय डाक जो विधेयक पर जो राष्ट्रपति ने वीटो यूज किया था, सॉरी वीटो जो यूज किया था उस समय राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे। और मैं ये भी बता दूं, तो देखिए यहाँ पे पेप्सू विनियोग विधेयक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये 1954 में उस समय आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, राष्ट्रपति थे। तो अत्यंतिक एब्सोल्यूट वीटो का यानी कि एब्सोल्यूट वीटो कहा जाए तो इसको अत्यंतिक वीटो कहते हैं, सहमति रोक लेना का प्रयोग किया था। जबकि 1986 में, और ये वीटो कब यूज़ किया गया था, 1986 में। ठीक है, तो 1986 का ये वीटो है। और इसको किसने दिया था ये आपको बताना है, कौन से राष्ट्रपति थे जो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर अपना कौन सा वीटो यूज किए थे। तो जेबी वीटो, पॉकेट वीटो का यूज किए थे इन्होंने। कौन सा वीटो यूज किया था, पॉकेट वीटो, याद रखिएगा आप, जेबी वीटो का। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो का यूज जो किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो का यूज तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बता लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जा सकता है। तो जेबी निषेधाधिकार यानी कि जेबी वीटो का, पॉकेट वीटो का यूज किया था किसने। अभी इसके पहले के क्वेश्चन में सेम यही क्वेश्चन था, बस इसका नेचर बदला हुआ है। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद ने, बीबी गिरी ने, ज्ञानी जैल सिंह ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। वो भी 1986 में यूज किया गया था, याद रखिएगा। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है, इन्होंने भारतीय डाक विधेयक पर जो है इन्होंने जेबी वीटो का यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो अपनी स्वीकृति किस आधार पर रोक सकते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। मैंने बताया था आर्टिकल 111 में जो है इनके यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक सकता है। ये आर्टिकल 111 में बात की गई है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या तो अपनी अनुमति रोक सकता है, या स्वीकृति रोक सकता है, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या फिर उसे क्या करता है, स्वीकृति प्रदान कर देता है। तो ये आर्टिकल 111 के अंतर्गत होता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। आर्टिकल 70 हम लोग देखेंगे। 70 में क्या बात कही गई है, तो थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे जो है आपको मैचिंग कराना है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति
की स्वविवेकी शक्तियाँ हैं, यानी कि स्वविवेकी शक्तियाँ राष्ट्रपति की कौन सी हैं, आपको सही टिक करना है। ठीक है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति क्या स्वविवेकी है? बिल्कुल नहीं है। विधेयकों को आपत्तियों सहित वापस भेजना, ये तो बात बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया आर्टिकल 111 में सहमति दे सकता है, रोक सकता है, मना भी कर सकता है। ठीक है। तो 111 में मैंने इसको बताया था आर्टिकल। विधेयक को रोक कर रखना, तो ये भी मैंने बताया था, रोक सकता है। क्षमा प्रदान करना, क्या उसकी विवेकी शक्तियाँ हैं? क्षमा प्रदान करना उसकी विवेकी शक्तियाँ नहीं मानी जाती हैं। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की सूचना जारी करना, ये भी नहीं मानी जाती है। संसद को संदेश भेजना, उसकी विवेकी शक्तियाँ मानी जाती हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी नहीं मानी जाती हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है, ये बात कही गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? 2, 3, 2, 3, 5। 2, 3, 5 देखिए कहाँ पे है? 2, 3, 5, ये डी है। ई ऑप्शन आपका राइट हो जा रहा है, 2, 3, 5। तो 2, 3, 5 आपका राइट आंसर हो जा रहा है। तो राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक, धन विधेयक के अतिरिक्त अगर कोई भी विधेयक है को राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेज सकता है, विधेयक को रोक रख सकता है, या फिर संसद को संदेश भेजने का अधिकार भी राष्ट्रपति को स्वविवेकी शक्तियों में शामिल होता है। तो 3 शक्तियाँ शामिल होती हैं। ठीक है। विधेयक पर आपत्तियों सहित भेजना, उसको रोक सकता है, और संसद को संदेश भी भेज सकता है। तो ये सब बातें जो है आर्टिकल 86(2) के अंतर्गत आती हैं, याद रखिएगा। 71 देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है? राजदूतों की नियुक्ति, विधेयकों पर स्वीकृति, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, लोकसभा भंग करना, संविधान संशोधन विधेयक पर संस्तुति। तो इसमें ये कह रहा है कि कौन से राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद सलाह लेना आवश्यक नहीं है, किस विषय पर जो है राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं समझता है। तो आपको बताना इसमें कौन सा राइट होगा। राजदूतों की नियुक्ति में वो बिल्कुल सलाह लेगा। विधेयकों पर स्वीकृति और मना करना, विचार के लिए भेजना और आदेश जारी करना, यानी कि संदेश भेजना, ये सब जो है उसका स्वविवेकी अधिकार बताया गया है। ठीक है। उसका क्या है? ये स्वविवेकी शक्तियाँ हैं। तो स्वविवेकी शक्तियाँ कितनी होती हैं? मैंने आपको बताया था, विधेयकों को आपत्तियों सहित वापस कर सकता है, विधेयकों को रोक कर रख सकता है, विधेयकों को मना कर सकता है, स्वीकृति प्रदान कर सकता है, और संसद को संदेश भेज सकता है। तो विधेयकों पर स्वीकृति लेना उसका स्वविवेकी अधिकार है, इसलिए वो किसी मंत्रिपरिषद से सलाह लेना नहीं आवश्यक समझेगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 72 देखते हैं हम लोग। 72 में संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन सी हैं? अब विधायी शक्तियाँ आपको बताना है उसकी कौन सी हैं, ये बताना है आपको। ठीक है। तो विधायी शक्तियों के बारे में बताना है। संसद का सत्र आहूत कर सकता है, संसद का सत्र अवसान करना, संसद की बैठक स्थगित करना, या अध्यादेश जारी करना। तो इसमें से विधायक शक्तियाँ पूछा जा रहा है, तो आपको पता होगा अध्यादेश 108 आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है। 108 में उसकी विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो इसके संबंध में राज्यसभा और लोकसभा की बैठकें के स्थगन का अधिकार उपसभापति डिप्टी को है। ठीक है। संसद का एक अंग होने के कारण राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर जब अपनी अनुमति देता है या अनुमति विधारित करता है या विधेयकों को पुनर्विचार सदनों में लौटाता है, तो वह विधायी कार्य कहा जाता है। ठीक है। याद रखिएगा। अध्यादेश, ये जो मैं बताया हूँ ये अध्यादेश की बारे नहीं, ये संयुक्त अधिवेशन है। अध्यादेश का आर्टिकल 123 है। ठीक है। अध्यादेश 123 के तहत जो है वो जारी करता है, तो याद रखिएगा। 73 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के स्वविवेकी शक्तियाँ हैं? स्वविवेकी शक्तियाँ राष्ट्रपति की कौन कौन सी है, इसमें आपको बताना है। ठीक है। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, ये है नहीं है। ठीक है। संसद का अधिवेशन बुलाना,
क्या संसद का अधिवेशन बुलाना विवेक की शक्तियाँ हैं? ये भी नहीं है। किसी विधेयक की आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, ये है। अभी मैंने बताया आपको। मंत्रिपरिषद को सदस्यों की नियुक्ति करना, ये है। ये बिल्कुल नहीं है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, ये भी नहीं है। किसी विधेयक को रोक कर रखना, ये है। किसी विषय में संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से कहना, ये नहीं है। किसी परामर्श पर मंत्री परिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, तो ये भी है। यानी कि आपका सही हो जाएगा 3, 3, 6, 8। 3, 6, 8 देखते हैं हम आप लोग ऑप्शन में। 3, 6, 8 कौन सा सही होता है? 3, 6, 7, 8। 3, 6, 7, 8। तो ये देखिए 3, 6, 7, 8 ये सही हो जाएगा। ई ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन कौन सी विवेकी उसकी 100 विवेकी शक्तियाँ हैं? तो मैंने बताया आपको। तीसरा, किसी विधेयक का आपत्तियों सहित संसद के पास भेजना होता है। फिर जो होता है, किसी विधेयक को रोक सकता है। फिर 7वां, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कह सकता है। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, ये हो सकता है। तो ये आपका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दे दी थी? तो अपनी सहमति जो आर्टिकल पूछ रहा है, तो वो आर्टिकल मैंने बताया था अध्यादेश से रिलेटेड है। क्यों? कौन? अध्यादेश से रिलेटेड 123 है। तो इस आधार पे जो है उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी थी, तो 123 के तहत। सेवेंटी 75 देखते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? 123 है। इसमें बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? देखिए कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यूपी लोअर का है ये। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? रखा जाना आवश्यक है। यानी कि जब तक संसद का जो सदन नहीं चल रहा होता है, उस समय जो है राष्ट्रपति कोई भी मतलब ऐसी स्थिति आती है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन कितने समय तक इसको रखा जा सकता है, ये ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये रखा जा सकता है 6 सप्ताह के तक। ठीक है, तो 6 सप्ताह तक इसको रखा जा सकता है। आप 6 माह कन्फ्यूज मत होइएगा। 6 माह बिल्कुल नहीं है, तो 6 सप्ताह है, इसको याद रखिएगा। 6 सप्ताह के अंतर्गत जो है जो विधेयक होता है उसको अनुमोदित होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को अधिकतम 6 सप्ताह तक जो है रखा जा सकता है। 6 सप्ताह के अंदर ही उसको या 6 सप्ताह के और आगे बढ़ाना है तो उसको अनुमोदित होना होता है। ठीक है, संसद के सत्र शुरू होने के बाद। निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ राज्य क्षेत्र की मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति जो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो ऑप्शन आपका 1, 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की किसकी नियुक्ति करता है? निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको पता होगा कि भारत के न्यायवादी की यानी कि आर्टिकल 76 में जो बताया गया है, भारत का महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक जो कि आर्टिकल 148 में बताया गया है, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है 155 के तहत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो राज्यपाल 155 में बताया गया है, उपरोक्त सभी। तो सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो देखिए यूपी PCS प्री 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ है।
निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो देखिए, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है, ठीक है, राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, जबकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, नियुक्ति नहीं होती है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा यहाँ पे। 81 में हम लोग देखते हैं, 81 में भारतीय असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों या निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो किस आर्टिकल में बताया गया है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो ये आर्टिकल 160 यानी कि 160 में बताया गया है कि 160 के तहत ये कहा गया कि राष्ट्रपति जो है आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। 82 में, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान जो है राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति देता है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति क्या ये अधिकार देता है? तो ये अधिकार बिल्कुल नहीं देता है। रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने की नियुक्ति ये भी देता है। देश के किसी भाग में आपातकाल स्थिति लागू करने की ये भी अधिकार देता है, जबकि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार संविधान जो है राष्ट्रपति को नहीं देता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को प्रदान की गई है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के अधिकार किसको है? राज्यों के राज्यपाल को, जो कि आर्टिकल 164(1) में बताया गया है। 83 देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श करने की शक्ति दी गई है? इसको आपको बताना है। तो वो आर्टिकल आपका डियर हो जाएगा 143 यानी कि 143 में बताया गया है कि इसके तहत जो है राष्ट्रपति विधि या तथ्य व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श या शक्ति प्रदान कर सकता है, बशर्ते वो बाध्य नहीं होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शक्ति मतलब परामर्श को माने। 84 में, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? सही नहीं पूछा है ना, ठीक है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है वहाँ पे। आपातकालीन शक्तियाँ दी गई है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति भी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये भी बात अभी बताया था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति को जो है सर्वोच्च न्यायालय जो परामर्श दे उसको माने ही, वो राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है वो माने या ना माने, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 85 देखते हैं, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दांशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश का प्रख्यान ये बिल्कुल है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श ये भी है, संसद के सदनों को संदेश देना ये क्या है? फिर क्षमादान तो करना है, लेकिन ये नहीं है। संसद के सदनों को संदेश देना ये नहीं, संसद के सदनों को संदेश देना आर्टिकल 86 के अंतर्गत, ये आर्टिकल 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति है, ठीक है। अधिकार है, शक्ति नहीं है, ये अधिकार है, ठीक है, अधिकार के अंतर्गत आता है। जबकि 72 क्षमादान किस में बताया गया है? 72 में बताया गया है। और वहीं बात करें तो अध्यादेश 123 में बताया गया है। और उच्चतम न्यायालय से परामर्श की बात करें तो 143 में बताया गया है आर्टिकल में, ठीक है। तो ये सारी जो हैं क्या है? राष्ट्रपति की शक्ति है, जबकि ये संसद के सदनों को संदेश भेजना उसका क्या है? एक अधिकार माना जाता है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 86, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो कौन सा जो है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है? चलिए मैं बताता हूँ आपको कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है राष्ट्रपति को। तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हटता है ना। तो क्षमादान मैंने बताया 72 में है आर्टिकल,
आपातकाल की घोषणा जो कर दी जाती है 352, 56 और 60 में की गई है। 352, 360, 356 में अध्यादेश की जारी करने की 123 में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश को हटाने का जो प्रावधान है तो आपको पता होना चाहिए। ये सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश को उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे राष्ट्रपति को, ठीक है, उस साबित कदाचार के आधार पर ही, असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संसद में प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या से बहुमत द्वारा तथा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3, तो कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित अनुमोदन द्वारा ही राष्ट्रपति के समक्ष उसे सत्र में रखे जाने पर ही राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश दे सकता है या फिर नहीं भी दे सकता है। तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है, इसका मतलब ये, ठीक है। तो ये संसद द्वारा हटाया जा सकता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। 87, राष्ट्रपति को क्षमा आदि की शक्ति है। विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यकारी शक्ति है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि क्षमा शक्ति उसकी क्या है, क्या न्यायिक शक्ति है? बिल्कुल नहीं है। विधायी शक्ति है, विधायक शक्ति है। देखिए क्षमा यहाँ पे पूछा है शक्ति है, सॉरी, तो यहाँ पे क्षमा आदि की शक्ति क्या है, तो क्या विधायी शक्ति, विधायक मतलब विधायिका शक्ति है ऐसी, तो ये बिल्कुल नहीं है। कार्यपालिका शक्ति है, बिल्कुल नहीं है। इनमें से कोई ये भी नहीं। तो न्यायिक शक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यायिक शक्ति का मतलब उसके न्याय पे ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्षमादान करे। तो जो आर्टिकल 72 में बताया गया है कि क्षमादान की शक्ति, इसके तहत कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। निलंबन का प्रावधान किया गया है, परिहार बताया गया है और लघुकरण बताया गया है। लघुकरण बताया गया है। ये 3 शक्तियाँ उसकी न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, निलंबन, परिहार और लघुकरण। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? क्षमा, परिहार, प्रलिंबन, निरंतरता, लघुकरण, विराम, रोक। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा जो होता है कि राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति में सम्मिलित नहीं है, यानी कि सम्मिलित जो नहीं है उसी को आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रोक जो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। रोक में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। साथ ही साथ निरंतरता भी नहीं है, जबकि क्षमा है, परिहार है, प्रलिंबन है, लघुकरण है और विराम है, ये सारी बातें हैं। तो एक यहाँ पे आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6, 7, यानी कि 6, 7 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कूट आगे दिया गया होगा, 6, 7 में देख लेते हैं। तो देखिए ई ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 6, 7। तो कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं एक बार फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित होते हैं, अगर इस तरह से पूछ सकता है तो क्षमा है, परिहार है, प्रलिंबन है, निलंबन जिसको कहते हैं, लघुकरण है, विराम है। जबकि रोक और निरंतरता ये नहीं आते हैं क्षमा प्रदान करने की शक्ति के अंतर्गत, ठीक है। 89 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? वास्तविक और लोकप्रिय ऐसा नहीं है। औपचारिक, जिसको स्टिट्यूलर और विधिक कहते हैं, तो ये प्राप्त है राष्ट्रपति को विधिक अधिकार। राजनीतिक और नाम मात्र का बिल्कुल नहीं, संवैधानिक और नाम मात्र का प्राप्त है। तो आपका ऑप्शन 2, 4 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत जो है प्राप्त अधिकार जो है औपचारिक एवं विधिक तथा संवैधानिक और नाम मात्र की है, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पर यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किनको संसद पटल पर रखवाएगा। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवाएगा, पहला रखवाएगा। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को रखवाएगा, ये नहीं रखवाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को रखवाएगा और साथ ही साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को रखवाएगा। तो संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवा सकता है वो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को रखवा सकता है और अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को रखवा सकता है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 91 देखते हैं।
निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो कौन सा विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये तो है, लोकसभा को भंग करना ये भी है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये भी है, जबकि वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ऐसा नहीं है। तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत यह बात कही गई है कि वित्तीय बिल को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता। 111 में ये बात कही गई है कि वित्तीय बिल होगा उसको राष्ट्रपति जो है संवैधानिक विशेषाधिकार के अनुच्छेद के अंतर्गत उसे लौटा या पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। ठीक है, क्यों नहीं लौटा सकता ये भी जान लीजिए। वित्तीय बिल जो पेश किया जाता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है संसद में, इसलिए जो है राष्ट्रपति इसको लौटा नहीं सकता। इसका ये संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को प्रदान किए गए हैं। 93 देखते हैं, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? यानी कि जो संसद में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, कौन उसको तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, जो राष्ट्रपति जो है अभिभाषण करता है संसद में। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद। यूपीएस पीसीएस प्री जो है 1998 तो देखिए इतने अच्छे क्वेश्चन आपके हैं, तो आप सेशन को कंप्लीट करिए और एग्ज़ाम पीसीएस अभी हाल में पीसीएस होने वाला है, तो पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इससे प्रैक्टिस सेशन से ज़रूर जुड़िए और इस प्रैक्टिस सेशन को सॉल्व करके जाइएगा। इसके बाद पीसीएस का एग्ज़ाम दे के आइएगा, फिर हमसे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन आपसे मिले कि नहीं मिले। ठीक है, तो मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि आपके पीसीएस में एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन। तो प्लीज़ इस सेशन से जुड़े रहिए और लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। 94 भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद कब से कब बने थे ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1951-52 के अंतर्गत उनको बनाया गया था और वो लगभग थे 1962 तक, 1950 में मान लीजिए। ठीक है, 1950 में बने थे और 1962 तक उनका कार्यकाल रहा था। तो किस राज्य से थे ये आपसे पूछा जा रहा है, तो वो बिहार राज्य से थे। किस राज्य से थे? बिहार राज्य से थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो थे किस राज्य से थे? वो बिहार राज्य से थे और उनका कार्यकाल रहा था 1950 से उनका कार्यकाल कब रहा था? 1950 में बने थे और 1962 तक वो लोग मतलब वो अपने कार्यकाल पे विराजमान थे 1962 तक। 95 देते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिहार से थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 2 अवधि के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही मात्र निर्वाचित हुए थे। एक बार 1950 से 52 के लिए हुए थे, फिर 1957 से 1958, यानी कि वो लगभग 3 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे। लेकिन तीसरी बार वो जो है खुद ही अपने पद से हट गए, बोले कि अब मुझे राष्ट्रपति नहीं रहना है। तो 1950 से पहले थे 1950 से 52 तक, फिर 52 से 57 तक रहे थे। ठीक है, तो 52 से 57, फिर 57 से जो है 62 तक वो रहे थे। 97 देखते हैं, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? चौथे राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है। तो बीबी गिरी, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो कौन थे? तो ये जो आपका राइट हो जाएगा कि बीबी गिरी थे जो आपके चौथे यानी 4th नंबर के राष्ट्रपति बने थे। राजेंद्र प्रसाद 3 बार राष्ट्रपति बने थे, ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरे जो थे राधा कृष्णन थे, तीसरे जो थे जाकिर हुसैन थे,
98 देते हैं, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित होने का मतलब यहाँ पे है निर्विरोध, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वसम्मति का आधार ये होता है कि मतलब निर्विरोध जो निर्वाचन, यानी कि उनके उनके एंटी पार्टी में कोई भी अदर राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए कोई भी कैंडिडेट नहीं था, तो वो मात्र एक ही राष्ट्रपति थे, एन नीलम संजीव रेड्डी, जिसको नीलम संजीव रेड्डी कहा जाता है, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी जो थे सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले मात्र एक राष्ट्रपति थे। अब यहाँ पे मैचिंग कराना है आपको, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फ़खरुद्दीन अली अहमद कब से थे, संजीव रेड्डी कब थे, जाकिर हुसैन कब थे, बीबी गिरी कब थे, ठीक है। तो राष्ट्रपति की देखिए, फ़खरुद्दीन की बात करें 1974 से ये इनका कार्यकाल था 1977, तो इनका हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 1974 से 77 के मध्य थे। एन संजीव रेड्डी जो थे 1977 के बीच ये आए थे, 1977 से 1982 के बीच आए थे, तो बी का 3 हो जाएगा। एंड जाकिर हुसैन की बात की जाए तो ये 1967 में बने थे, 1967 आपका 4 हो जाता है, 1967 से 69 के बीच, सी का 4 हो जाएगा, तो डी का 1 हो जाएगा। बीबी गिरी 1969 से 74 के बीच में थे। तो 2341 देखते हैं, 2341 सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 101 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा है। यानी कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं इन ऑप्शन में से, जो कि कौन से राष्ट्रपति ऐसे हैं जो कि पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे थे। तो इसमें से ऐसे राष्ट्रपति को बताना है हमें जो कि जब राष्ट्रपति वो बने उससे पहले वो उपराष्ट्रपति नहीं थे। चलिए इसका मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन सी राइट है। ये एक ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए जो कि पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। बाकी राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति रह चुके थे, जाकिर हुसैन भी, और M.R. वेंकट रमन भी रह चुके थे। 102 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। तो दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन थे ऐसे, तो ये थे डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे, इनको दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है भारत के राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। तो यस राधा कृष्णन को जो है राष्ट्रपतियों के रूप में दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। आर्टिकल 123 देखते हैं, 123, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा। ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित कौन रहा, बीबी गिरी, एन संजीव रेड्डी, KR नारायण, जाकिर हुसैन। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बीबी गिरी जो थे ये ट्रेड यूनियन से संबंधित रहे थे, जो कि एक आंदोलन था, जो 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे ये। 104 देखते हैं हम लोग, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। बहुत ईजी है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, जो कि ये 2002 से 2007 के मध्य जो है भारत के राष्ट्रपति रहे थे, 11वें क्रम के, ठीक है, 11वें क्रम के राष्ट्रपति रह चुके थे, तो इनको मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। 105 देखते हैं, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले मात्र एक ही पहले, यानी कि मात्र एक जो थे कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे सर्वप्रथम, वो थे जस्टिस M. हिदायतुल्ला थे। ये कार्यवाहक के रूप में निर्वाचित हुए थे। कौन थे, कार्यवाहक थे, ठीक है, कार्यवाहक के रूप में पहला ये कार्यकाल किए थे 1969 में, ठीक है, 69 में ही ये हुए थे, 20 जुलाई से 24 अगस्त के बीच। तो उस समय कौन थे, हिदायतुल्ला। निम्न में से कौन असंगत है, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। ये सब देखिए राष्ट्रपति हैं, जबकि ये जवाहरलाल नेहरू क्या थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, ठीक है। 107 देखते हैं हम लोग,
देखिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से आपका कंप्लीट हो जाए। श्रीमती प्रतिभा पाटिल की भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? यानी कि जो प्रतिभा देवी पाटिल जो थी बनी थी 2007 में, तो 2007 में ये निर्वाचित हुई थी। उस समय कौन क्रम की थी ये? तो 13वें क्रम की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई थी इस, ठीक है। तो प्रतिभा देवी सिंह 13वें क्रम की जो थी राष्ट्रपति निर्वाचित हुई थी, जबकि कार्यकाल के रूप में अगर पूछा जाएगा तो वो 14वां क्रम आ जाएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार से राज्यपाल रह चुका है? तो बिहार से राज्यपाल रहने वालों में आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन आते हैं, ये बिहार के राज्यपाल रह चुके थे, ठीक है। इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे 13 मई 1967 को, जबकि जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी जाकिर हुसैन की। 109 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो ऐसे मामले जो थे वो किसके तहत आए थे? बीबी गिरी के समक्ष आए थे। बीबी गिरी जो थे राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्टाचार के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय जो थे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो थे सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। तो ये भ्रष्टाचार यानी कि भ्रष्टाचार के रूप में ये इनकी जो है सर्वोच्च न्यायालय में सीकरी थे। एस एम सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख ये है मुख्य न्यायाधीश का सामना करना पड़ा था इनको। 110 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक जो है सही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा सही नहीं है। डी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि जाकिर हुसैन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता है प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ प्रथम राष्ट्रपति क्या यहाँ पे से पूछा जा रहा है? उपराष्ट्रपति की बात कर, मैं राष्ट्रपति बता रहा हूँ, सॉरी। तो जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता होगा कि प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे कौन थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बनाए गए थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, यानी कि जो राष्ट्रपति भवन बना है उसको डिजाइन कौन किया था? तो इसका राइट आंसर आपका एडविन लुटियंस द्वारा जो था राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया था, ठीक है। ये ब्रिटिश वास्तुकार थे, यानी कि अंग्रेज वास्तुकार थे। एडविन लुटियन जो थे इन्होंने राष्ट्रपति सरकारी आवास का भी डिजाइन किया था। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। तो आज का सेशन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि अच्छा लगा कि नहीं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और भी अच्छा अगर आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के पास जिसको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ज़रूरत है, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस तरह के अच्छे वीडियो आपको चाहिए जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे में मिलेंगे एक नए उपराष्ट्रपति के साथ। पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद नहीं, पहले उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति का शार्ट नोट पढ़ेंगे हम लोग। पहले शार्ट नोट्स पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन लगाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। तो सेशन से जुड़े रहिएगा, और इस सेशन से जुड़े रहने के साथ साथ आपको स्टडी पे ध्यान देना है। आपको साथ साथ अपने जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ते रहिए। उसके पढ़ने के बाद भी ये मेरा प्रैक्टिस सेशन जो है एक रिवीजन का काम करेगा। उसको शॉर्ट में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद आप जाइए एग्ज़ाम दे के आइए, इसके बाद फिर बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए कितने नहीं, या मेरा वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर